हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लास्ट वीडियो में मैंने एलिफेंट से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स बताए थे। मुझे बाद में लगा कि उस वीडियो में कुछ और भी फैक्ट्स थे जो मिस हो गए थे, और फिर मैंने सोचा क्यों ना इसकी एक और वीडियो बनाती हूँ, पार्ट 2 या फिर मोर फैक्ट्स के नाम से। तो इस वीडियो में मैं कुछ और फैक्ट्स बताऊंगी जो कि पिछले वीडियो में नहीं बताई थी। जैसे कि आपने पार्ट 1 में हाथियों की सूंड, उनकी याददाश्त, उनके खानदानी रिश्ते और उनकी समाजी जिंदगी के बारे में सुना था। लेकिन हाथियों की जिंदगी में अभी बहुत कुछ ऐसा है जो शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि एक वक्त आता है जब हाथी का बेटा अपने ही खानदान को छोड़कर चला जाता है? क्या आप जानते हैं कि बड़े नर हाथी एक खास हालत में चले जाते हैं जिसे देखकर उनका रवैया और ताकत दोनों बदल सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि हाथी पानी में इतने अच्छे तैराक होते हैं कि गहरे पानी में भी अपनी सूंड को सांस लेने के लिए एक नाली की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? और एक और हैरत अंगेज बात, हाथी के दांत सिर्फ बच्चों या लड़ाई के लिए नहीं होते। कभी कभी वो उन्हीं दांतों से जमीन खोदकर पानी तक पहुंचते हैं। तो चलिए आज हाथियों की दुनिया के कुछ ऐसे फैक्ट्स जानते हैं जो पहले पार्ट में रह गए थे। पहला फैक्ट, हाथी का बेटा एक दिन अपना घर क्यों छोड़ देता है? हाथी के खानदान में एक बहुत अजीब सा निज़ाम होता है। मादा हाथी अक्सर अपने पैदाइशी झुंड के साथ जिंदगी भर रह सकती है, लेकिन नर हाथी की कहानी बिल्कुल अलग होती है। जब एक नर बच्चा पैदा होता है और जवानी की तरफ बढ़ता है, तो एक वक्त आता है जब वो अपने पैदाइशी झुंड से अलग हो जाता है। यानी जिस झुंड के साथ उसने बचपन गुजारा, जिस माँ और मादा हाथियों से उसने जिंदगी के सबसे पहले सबक लिए, एक दिन उसे वही खानदान छोड़ना पड़ता है। लेकिन ऐसा क्यों? इसका एक अहम सबब है नस्ली रिश्तों को बहुत ज्यादा करीब आने से रोकना, यानी कि इनब्रीडिंग रोकना। अगर नर और मादा हाथी एक ही खानदान में हमेशा साथ रहते तो आपस में करीबी रिश्तों के दरमियान जोड़ा बनाने का इम्कान बढ़ सकता था। नर हाथियों का झुंड से दूर जाना इस तरह की करीबी नस्ली मिलावट को कम करने में मदद करता है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। नर हाथी बड़े होते हैं और बड़े होते ही अपनी अलग जिंदगी शुरू करते हैं। कुछ अकेले रहते हैं और कुछ दूसरे नर हाथियों के साथ ढीले ढाले गिरोह बना लेते हैं। यानी जिस बच्चे को हम माँ के साथ चलते हुए देखते हैं, वही कुछ सालों बाद जंगल में अकेला घूमता हुआ एक बड़ा नर हाथी बन सकता है। दूसरा फैक्ट, नर हाथियों का अपना अलग बॉयज क्लब। अब सवाल यह है, अगर नर हाथी अपने खानदान से अलग हो जाता है तो फिर वो रहता कहाँ है? कुछ नर हाथी ज्यादा वक्त अकेले गुजारते हैं, लेकिन कुछ दूसरे नर हाथियों के साथ छोटे गिरोह बना लेते हैं। इन्हें आमतौर पर बैचलर ग्रुप्स कहा जाता है। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। पहले लोग समझते थे कि नर हाथी ज्यादा समाजी नहीं होते और बस अकेले घूमते रहते हैं, लेकिन अब हमें पता चला है कि उनके भी अपने रिश्ते और समाज राब्ते होते हैं। नर हाथी एक दूसरे के साथ वक्त गुजार सकते हैं, एक दूसरे के साथ चल सकते हैं, और कभी कभी तजुर्बेकार बड़े नर हाथी छोटे नर हाथियों के लिए रहनुमा का किरदार भी अदा करते हैं। यानी हाथियों की दुनिया में सिर्फ माँ और बच्चों का रिश्ता ही अहम नहीं है, नर हाथियों के दरमियान भी अपनी एक अलग दुनिया होती है। तीसरा फैक्ट, मुस्त। जब नर हाथी का रवैया बदल जाता है, अब आता है नर हाथियों का सबसे हैरत अंगेज पहलू। एक वक्त आता है जब नर हाथी एक खास जिस्मानी और हार्मोनल हालत में जा सकता है। इसे मुस्त कहा जाता है। मुस्त के दौरान नर हाथी के जिस्म में रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स की सतह बहुत बढ़ जाती है, और इसके साथ उसके रवैये में भी बड़ी तब्दीली आ सकती है। वो ज्यादा बेचैन हो सकता है, ज्यादा दूर तक घूम सकता है, और मादा हाथियों की तलाश में ज्यादा सफर कर सकता है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, हर नर हाथी एक ही उम्र में मुस्त में नहीं जाता। उम्र, जिस्मानी हालात और दूसरे हाथियों के साथ उसके ताल्लुकात इस चीज पर असर डाल सकते हैं। और जैसे जैसे नर हाथी बड़ा और ताकतवर होता है, उसकी मुस्त की मुद्दत और शिद्दत भी बदल सकती है। यानी एक नर हाथी की जिंदगी में जवानी सिर्फ बड़ा होने का नाम नहीं, उसके जिस्म और रवैये में भी गहरी तब्दीलियां आती हैं। मैंने इसका प्रोनाउंसिएशन यहाँ थोड़ा गलत कर दिया शायद, वो मुश्त नहीं बल्कि मस्ट होता है, तो इट्स मस्ट। खैर, फोर्थ फैक्ट, बड़े नर हाथी छोटों को संभाल भी सकते हैं। मस्ट
के दौरान नर हाथी ज़्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं, लेकिन कुदरत ने इस रवैये को भी एक समाजी निज़ाम के अंदर रखा है। अगर एक जवान नर हाथी किसी बड़े और ताकतवर नर के सामने आए तो अक्सर बड़ा नर उस पर अपनी बर्तरी जाहिर कर सकता है और छोटा नर उसके सामने पीछे हट सकता है। इस तरह बड़े नर हाथियों की मौजूदगी जवान नर हाथियों के रवैये को संभालने में भी किरदार अदा कर सकती है। इसलिए कुछ जगहों पर यह देखा गया है कि जब जवान नर हाथी बड़े नर हाथियों के बगैर बड़े होते हैं तो उनका रवैया गैर मामूली तौर पर एग्रेसिव हो सकता है। यानी हाथियों की दुनिया में बड़े नर सिर्फ मुकाबला करने वाले नहीं होते, कभी कभी उनकी मौजूदगी छोटों को सीखने और हद में रहने का मौका भी देती है। फिफ्थ फैक्ट, हाथी के दांत असल में क्या है। अब बात करते हैं हाथी के दांतों की। हम अक्सर उन्हें सिर्फ बड़े और खौफनाक दांत समझते हैं, लेकिन असल में ये दांत नहीं है, बल्कि बड़े हुए इंसिजर्स होते हैं। यानी वो दांत जो मुंह के आगे की तरफ आते हैं, और ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होते। हाथियों उसका इस्तेमाल दरख्तों की छाल उतारने के लिए भी करता है, चीजों को उठाने और हटाने के लिए, अपनी सूंड की हिफाजत के लिए और मुश्किल वक्त में अपने बचाव के लिए। लेकिन सबसे दिलचस्प इस्तेमालों में से एक है पानी ढूंढना। सूखे मौसम में हाथी अपने दांतों से जमीन खोदकर नीचे मौजूद पानी तक पहुंच सकता है। सोचिए, जिस चीज को हम सिर्फ एक बड़ा दांत समझते हैं, वही मुश्किल वक्त में हाथी के लिए जिंदगी का जरिया बन सकती है। सिक्स्थ फैक्ट, हर हाथी एक पसंदीदा दांत भी हो सकता है। हर हाथी का एक पसंदीदा दांत भी हो सकता है। और यहाँ दांतों की कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। कुछ हाथी अपने एक दांत का दूसरे के मुकाबले में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम इंसान एक हाथ को दूसरे हाथ के मुकाबले ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जो दांत ज्यादा इस्तेमाल होता है वो वक्त के साथ ज्यादा घिस भी सकता है। इसी वजह से एक हाथी के दोनों दांत बिल्कुल एक जैसे नजर नहीं आते। यानी हाथी के दांतों को देखकर कभी कभी ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो किस दांत का ज्यादा इस्तेमाल करता है। सेवेंथ फैक्ट, एक हाथी की खाल मोटी है लेकिन फिर भी बहुत हसास। अब हाथी की खाल को देखिए, दूर से लगता है कि इतनी मोटी खाल को कुछ महसूस ही नहीं होता होगा, लेकिन असल में कहानी बिल्कुल उलट है। हाथी की खाल कुछ जगहों पर बहुत मोटी हो सकती है, लेकिन फिर भी वो बहुत हसास होती है। यहाँ तक कि एक छोटा सा कीड़ा या मक्खी भी उस पर बैठ जाए तो हाथी उसे महसूस कर लेता है। इसीलिए हाथियों के लिए मिट्टी और धूल में लोटना सिर्फ ठंडक हासिल करने का तरीका नहीं है, बल्कि उनकी खाल की हिफाजत का भी एक अहम हिस्सा है। मिट्टी धूप से बचाती है, कीड़ों से बचाने में मदद करती है और जिस्म को ठंडा रखने में भी मदद कर सकती है। यानी हाथी की खाल मोटी जरूर होती है, लेकिन बेहिस बिल्कुल नहीं। एट्थ फैक्ट, हाथी कितना गहरा पानी पार कर सकता है। अब जरा एक हाथी को पानी में उतरते हुए देखिए। आपको लग सकता है कि इतना बड़ा जिस्म पानी में मुश्किल से चलेगा, लेकिन हाथी बहुत अच्छे तैराक होते हैं। वो गहरे पानी में भी तैर सकते हैं और यहाँ उनकी सूंड फिर काम आती है। हाथी अपनी सूंड को पानी के ऊपर रखकर उसे सांस लेने के लिए एक नली की तरह इस्तेमाल करता है। यानी जब उसका जिस्म पानी के अंदर होता है, उसकी सूंड का सिरा पानी के ऊपर रह सकता है और वो उसके जरिए सांस ले सकता है। सूंड जो पहले ही नाक, हाथ और बातचीत का जरिया थी, अब पानी में सांस लेने का जरिया भी बन गई। कुदरत वाकई हाथी के साथ कोई कमी नहीं छोड़ती। नाइन्थ फैक्ट, हाथी हर वक्त सोते हुए नजर क्यों नहीं आते। अब एक सवाल, इतना बड़ा जिस्म, इतनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत, तो हाथी कितनी देर सोता होगा। हैरत की बात यह है कि हाथी आमतौर पर बहुत कम वक्त सोते हैं, और जब वो सोते हैं तो कुछ वक्त खड़े होकर भी आराम कर सकते हैं। कभी कभी वो जमीन पर लेट कर भी सोते हैं। यानी अगर आप जंगल में किसी हाथी को देखकर सोचें कि कब सोता है, तो जवाब है वो सोता है। बस हम इंसानों की तरह लंबी नींद उसकी जिंदगी का बड़ा हिस्सा नहीं होती। 10th फैक्ट, हाथी सिर्फ बड़ा नहीं, जिंदगी भर बढ़ता भी रहता है। हाथी का जिस्म जवानी के बाद भी पूरी तरह रुक नहीं जाता। नर हाथी खास तौर पर अपनी जिंदगी में काफी देर तक जिस्मानी तौर पर बढ़ते रहते हैं। इसी वजह से एक बहुत बड़ा और तजुर्बेकार नर हाथी एक जवान नर के मुकाबले सिर्फ ज्यादा उम्र का नहीं होता, वो अक्सर ज्यादा बड़ा और ज्यादा ताकतवर भी होता है। और इसी जिस्मानी ताकत का असर उसकी समाजी हैसियत पर भी पड़ सकता है। यानी हाथियों की दुनिया में
उम्र के साथ सिर्फ तजुर्बा नहीं बढ़ता, कभी कभी जिस्मानी ताकत भी बढ़ती रहती है। 11th फैक्ट, हाथियों के 3 अलग स्पीसीज हैं। एक और बात जो अक्सर लोगों को हैरान करती है, आज दुनिया में हाथियों की 3 जिंदा स्पीशीज मानी जाती हैं। एक है एशियन एलिफेंट और अफ्रीका में 2 अलग स्पीशीज हैं, अफ्रीकन सवाना एलिफेंट और अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट। अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट काफ़ी छोटा होता है, उसके कान ज़्यादा गोल होते हैं और उसके दांत ज़्यादा सीधे और नीचे की तरफ झुके हैं। ये घने जंगल में रहता है और इसका किरदार सिर्फ जंगल में रहने तक महदूद नहीं, ये जंगल के बीच दूर तक पहुंचने में भी मदद बहुत अहम है। कुछ दरख्तों के बीज ऐसे होते हैं जो हाथी के हजमे के निज़ाम से गुजरने के बाद ही बेहतर तरीके से उग सकते हैं, यानी एक हाथी जंगल में घूमते हुए अनजाने में नए दरख्तों की बुनियाद भी रखता है। 12th फैक्ट, हाथी का फुटप्रिंट भी एक छोटी सी दुनिया बन सकता है। अब ये फैक्ट शायद सबसे अजीब लगे। जब हाथी मिट्टी पर चलता है तो उसके पैर के निशान जमीन में एक गहरा गड्ढा बना सकते हैं, और जब उसमें बारिश का पानी भर जाए तो वही छोटा सा गड्ढा कुछ छोटे जीवों के लिए रहने की जगह बन सकता है, जैसे टैडपोल्स और दूसरे छोटे पानी में रहने वाले जीव। यानी हाथी को सिर्फ गुजरना भी कभी कभी दूसरे जानवरों के लिए एक छोटी सी दुनिया बना सकता है। सोचिए, एक हाथी ने बस एक कदम उठाया और उस कदम का असर किसी और जानवर की जिंदगी तक पहुंच गया। 13th फैक्ट, हाथी के बच्चे की परवरिश सिर्फ माँ नहीं करती। हाथी के बच्चे की परवरिश में सिर्फ उसकी माँ का किरदार नहीं होता, झुंड की दूसरी मादा हाथियां भी बच्चे की देखभाल में हिस्सा लेती हैं। जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो पूरे झुंड की तवज्जो हासिल कर सकता है। दूसरी मादा हाथियां उसके पास रहती हैं, उसकी हिफाजत करती हैं और उसे समाजी जिंदगी के तरीके सीखने में मदद करती हैं। यानी एक हाथी के बच्चे का बचपन सिर्फ माँ के साथ नहीं गुजरता, उसके आसपास पूरा एक खानदान होता है, और शायद इसी वजह से हाथियों के झुंड में बच्चे को इतना कुछ सीखने का मौका मिलता है। हाथी का खानदान कभी कभी टूटकर झुंड बन जाता है। यह है 14th फैक्ट। अब एक दिलचस्प बात, हाथियों के झुंड हमेशा एक ही साइज के नहीं रहते। जब एक खानदान बहुत बड़ा हो जाता है तो कभी कभी वो 2 या ज्यादा छोटे खानदानी गिरोहों में अलग हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब रिश्ते खत्म हो गए। अलग होने के बाद भी ये खानदानी गिरोह एक दूसरे के करीब रह सकते हैं और वक्त के साथ एक दूसरे से मिलते जुलते रह सकते हैं। यानी हाथियों का खानदान सिर्फ एक झुंड का नाम नहीं, ये रिश्तों का एक बड़ा जाल है जो कभी एक साथ होता है और कभी अलग होकर भी जुदा रहता है। 15th फैक्ट, हाथी अपने रिश्तों को सिर्फ याद नहीं रखते, उन्हें पहचानते भी हैं। जैसे कि हमने पार्ट 1 में हाथियों की याददाश्त की बात की थी, लेकिन एक और बात समझना भी जरूरी है। हाथी अपने सामने मौजूद दूसरे हाथियों को सिर्फ उनके चेहरे से नहीं बल्कि आवाज, खुशबू और रवैये जैसे कई इशारे देखकर पहचान सकते हैं। यानी हाथी की दुनिया में किसी को पहचानना सिर्फ देखने का मामला नहीं है, उनके लिए एक जान पहचान वाला हाथी, उसकी आवाज, उसकी खुशबू, उसका रवैया सब मिलकर उसकी पहचान बना सकते हैं, और इसीलिए उनका समाजी दुनिया इतनी गहरी नजर आती है। आखिर में हाथियों को देखकर हमें अक्सर सिर्फ उनका बड़ा जिस्म नजर आता है, लेकिन जब हम उनकी जिंदगी को थोड़ा करीब से देखते हैं तो एक बिल्कुल अलग दुनिया सामने आती है। एक ऐसा बेटा जो एक दिन अपना खानदान छोड़कर निकल पड़ता है, एक ऐसा नर जो अपनी जिंदगी में मस्त के दौरान बदल जाता है, एक ऐसा बच्चा जिसकी परवरिश पूरा झुंड मिलकर करता है, एक ऐसा जानवर जो अपने दांतों से जमीन खोदकर पानी ढूंढ लेता है, जो गहरे पानी में तैर सकता है और अपनी सूंड को सांस लेने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, और एक ऐसा जानवर जिसका एक कदम भी किसी के दूसरे जीव के लिए, छोटे जीव के लिए नई दुनिया बना सकता है। शायद इसीलिए हाथियों को समझना सिर्फ एक जानवर को समझना नहीं है, ये हमें ये समझने में मदद करता है कि कुदरत में हर चीज़ किसी न किसी दूसरी चीज़ से जुड़ी हुई है, और हाथी इस पूरी कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। चलिए, अब ये पार्ट 1 और पार्ट 2 के बाद भी आपको लगता है कि हाथियों के बारे में सब कुछ पता चल गया है, तो यकीन मानिए अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि कुदरत के पास हर बड़े जानवर के पीछे एक और कहानी छुपी होती है। अगर आपको ये दूसरा सफ़र पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए इनमें से आपको हाथी की कौन सी बात सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली लगी। चलिए, मिलते हैं अगली वाइल्ड लाइफ कहानी में। तब तक कुदरत की इज़्ज़त कीजिए, जानवरों की हिफाजत कीजिए और उनकी दुनिया को समझने का सफ़र जारी रखिए।